इजरायल में बिगड़े हालात से भारत को झटका, प्रोजेक्ट पर छाए संकट के बादल। 350 अंक चढ़ा सेंसेक्स, शुरुआती सेशन में सारे बड़े शेयर ग्रीन, फायदे की राह पर बाजार। इजरायल पर हमले का सामने आया क्रिप्टो कनेक्शन, क्रिप्टो करेंसी से हुई हमास की कमाई। बिखर गए इजरायल की करेंसी, 7 सालों में सबसे कम हुआ शेकेल का भाव। एसबीआई आरडी स्कीम पर दे रहे हैं बम्पर ब्याज, निवेश करने पर मिलेगा तगड़ा रिटर्न। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और इंडिया वॉच के बिजनेस वॉच में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ, जहां पर भारत में हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन का सफल आयोजन हुआ था। इसमें भारत के लिए सबसे बड़ा हासिल इंडिया वेस्ट एशिया यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर सहमति बनना था। इसे चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की सबसे बड़ी काट माना जा रहा है, लेकिन G20 के इस सबसे बड़े प्रोजेक्ट पर संकट के बादल मंडरा रहे। इसकी वजह इजरायल के ताजा हालात। फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास के इजरायल पर हमले के बाद से इजरायल में युद्ध की स्थिति बनी हुई है। इंडिया वेस्ट एशिया यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की खास बात यह है कि इसका सबसे ज्यादा फायदा भारत को मिलने वाला है। यह भारत को सीधे खाड़ी और पश्चिमी देशों से जोड़ेगा। यह भारत के निर्यात को बढ़ाने का काम करेगा। वहीं भारत के प्राचीन मसाला रूट को जीवंत करेगा, जिसकी बदौलत एक समय में भारत सोने की चिड़िया करता था। G20 के सबसे बड़े प्रोजेक्ट पर भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, यूरोपीय यूनियन, इटली, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों ने सहमति जताई थी। इस इकोनॉमिक कॉरिडोर में भारत समुद्री मार्ग से खाड़ी देशों के साथ जुड़ेगा और वहां से स्थलीय मार्ग से यूरोप को जोड़ा जाएगा। इससे भारत के पश्चिमी तट से यूरोप के सुदूर हिस्से तक व्यापार करना आसान हो जाएगा। घरेलू शेयर बाजार ने बुधवार को कारोबार की शानदार शुरुआत की है। शुरुआती सेशन में दोनों प्रमुख घरेलू सूचकांक BSE सेंसेक्स और NSE निफ्टी अच्छी खासी तेजी में है। शुरुआत रुझान बता रहे हैं कि आज बाजार लगातार दूसरे दिन मजबूती में रह सकता है। सेंसेक्स करीब 250 अंक की तेजी के साथ खुला था। सेंसेक्स 365 अंक से ज्यादा की मजबूती के साथ 66,450 अंक के पास कारोबार कर रहा था। वहीं निफ्टी 100 अंक से ज्यादा मजबूत होकर 19,800 अंक के पास पहुंच गया था। बाजार पर आज प्री ओपन सेशन से ही मजबूती बनी हुई। BSE का 30 शेयर वाला सेंसेक्स प्री ओपन सेशन में करीब 300 अंक की मजबूती में था, जबकि निफ्टी करीब 80 अंक की तेजी के साथ कारोबार कर रहा था। गिफ्टी सिटी में निफ्टी का वायदा भी सुबह में ग्रीन जोन में था। इस तरह संकेत मिल रहे थे कि आज बुधवार को दूसरे दिन भी बाजार में मजबूती का ट्रेंड बरकरार रह सकता है। इससे पहले मंगलवार को वैश्विक बाजारों के सपोर्ट से घरेलू बाजार में भी तेजी आई थी। कल सेंसेक्स करीब 500 अंक के फायदे में रहा था। उससे पहले बाजार ने सोमवार को सप्ताह की शुरुआत गिरावट के साथ की थी। सप्ताह के अंत पर इजरायल और फिलिस्तीन के युद्ध शुरू होने के बाद सोमवार को पहली बार बाजार में कारोबार हुआ था और सप्ताह के पहले दिन भू राजनीतिक तनाव की चिंता बाजार पर हावी रही थी। इजरायल और हमास के बीच शनिवार को शुरू युद्ध में आज 5वें दिन भी युद्ध लगातार जारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक इसमें 3,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हमास द्वारा शुरू किए गए हमले के बाद से इजरायली और अमेरिकी सरकार हमास की फंडिंग के सोर्स के बारे में जानकारी लेने की कोशिश कर रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपे रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल सरकार ने अपनी जांच में पाया है कि हमास को फंडिंग दिलाने में क्रिप्टो करेंसी ने अहम रोल निभाया। रिपोर्ट में यह भी पता चला है कि 3 चरमपंथी समूह हमास, फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद और उसके सहयोगी लेबनान हिज़बुल्लाह ने क्रिप्टो करेंसी में पैसे लगाकर बड़े स्तर पर इसे हमले के लिए राशि इकट्ठा की। क्रिप्टो करेंसी के ऊपर रिसर्च करने वाली कंपनी एलिप्टिक ने जानकारी दी है कि इजरायली एजेंसी को यह पता चला है कि फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद ने अगस्त 2021 से जून 2023 के बीच में क्रिप्टो करेंसी के जरिए कुल $93 मिलियन की कमाई की है। तेल अवीव स्थित क्रिप्टो पर रिसर्च करने वाली कंपनी बिटओक ने जानकारी दी है कि आतंकी संगठन हमास ने भी इस दौरान क्रिप्टो के जरिए $41 मिलियन का फंड जुटाया। इस रिपोर्ट में यह भी पता चला है कि साल 2019 से
हमास क्रिप्टो में पैसे लगाकर इजराइल पर हमले के लिए फंड जुटा रहा है। गौरतलब है कि अमेरिका ने हमास फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद और उसके सहयोगी लेबनान हिज़बुल्लाह को आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। ऐसे में ये समूह सीधे तौर पर कहीं भी निवेश करके फंडिंग प्राप्त नहीं कर सकते। अगर वो किसी भी इक्विटी में निवेश करते पाए जाएंगे तो ऐसे में अमेरिकी सरकार उस इक्विटी पर प्रतिबंध लगा सकती है और हमास और उसके साथ के ग्रुप ने क्रिप्टो के जरिए कमाई का रास्ता अपनाना शुरू कर दिया है। पश्चिमी एशिया में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच आज 5वें दिन युद्ध जारी है। हमास के हमले के बाद शुरू हुए इस युद्ध का फिलहाल कोई समाधान नहीं नजर आ रहा। इस बीच इजराइल की करेंसी शेकेल को तो तगड़ा नुकसान हुआ है और उसकी वैल्यू कई सालों के निचले स्तर पर आ गई। रॉयटर्स के रिपोर्ट के अनुसार सोमवार को इजराइल की करेंसी शेकेल में 2.5% से ज्यादा की गिरावट आई थी। वो मार्च 2020 के बाद किसी एक दिन में शेकेल के भाव का सबसे बड़ा उतार चढ़ाव है। आज भी शेकेल के भाव पर दबाव बना हुआ है। अभी $1 के मुकाबले शेकेल की वैल्यू कम होकर 4 के करीब पहुंच गई है। ये 7 से 8 साल में शेकेल की सबसे कम वैल्यू है। इजराइल की करेंसी शेकेल की वैल्यू में इस साल अब तक 11% से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं की तुलना में इस साल डॉलर के भाव में पहले से तेजी देखी जा रही है। इसके चलते लगभग सारी एशियाई करेंसी 2023 में दबाव में है। उसके बाद पश्चिमी एशियाई देश के युद्ध में उतरने से शेकेल की वैल्यू पर असर हुआ है और अब वैल्यू 2016 की शुरुआत के बाद के सबसे निचले स्तर पर है। रिपोर्ट्स की माने तो युद्ध के कारण इजराइल के सॉवरेन बॉन्ड पर भी असर हुआ है। डिफॉल्ट को लेकर देश के सॉवरेन बॉन्ड को इंश्योर करने की लागत काफी बढ़ गई है। S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के डेटा के अनुसार 5 साल के क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप में 0.93% की तेजी देखी गई है। ये बॉन्ड इश्यूअर के डिफॉल्ट करने की स्थिति में बॉन्ड धारक को भुगतान करता है। 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ या 10 करोड़, आखिर एक लग्जरी फ्लैट खरीदने के लिए आप कितना रुपए खर्च करेंगे? सोचिए, जितने में आपको मुंबई के बांद्रा में सी फेसिंग घर मिल जाएगा, उससे भी ज्यादा महंगा दिल्ली से सटे गुरुग्राम में एक फ्लैट बिका है। इसकी कीमत पूरे 100 करोड़ रुपए है। आखिर इतना क्या खास है इस घर में? 100 करोड़ रुपए की कीमत वाले इस फ्लैट के आसपास अरावली की हरी भरी पहाड़ियां हैं। इसे DLF बिल्डर्स ने डेवलप किया है। ये फ्लैट गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर द कैमेलियस सोसाइटी में पड़ता है। इस लग्जरी प्रॉपर्टी की खासियत यह है कि मैं 4 महीने में इसके दाम 40% बढ़ गए। कुछ महीने पहले तक इसके बिल्डर्स 10,000 वर्ग फुट के इतने बड़े फ्लैट की कीमत सिर्फ 60 करोड़ रुपए खर्च कर रहे थे, लेकिन बीते 4 महीने में दाम इतनी तेजी से बढ़ा है कि अब इसकी कीमत 100 करोड़ रुपए हो गए। गोल्फ लिंक्स एरिया में 3 बड़े रियलिटी एस्टेट प्रोजेक्ट हैं। इनमें मंगोलियस, आरेलियस और कैमेलियस शामिल हैं। गोल्फ लिंक्स के ये प्रोजेक्ट स्टार्टअप कंपनियों के फाउंडर्स, MNC कंपनियों के टॉप एग्जीक्यूटिव और बिजनेसमैन की पहली पसंद बने हुए। बीते 1 साल में इस एरिया के सभी प्रोजेक्ट्स में प्रॉपर्टी की कीमतें बेतहाशा बढ़ी। कैमलियस में ही बोट के फाउंडर अमन गुप्ता, आकाश एजुकेशनल सर्विस के फाउंडर JC चौधरी भी रहते हैं। कैमलियस में अभी मकानों की कीमत 85,000 प्रति वर्ग फुट तक के हिसाब से बिक्रे। DLF ने इस फ्लैट को 85 करोड़ रुपए में बेचा था। इसके बाद इसमें इंटीरियर और अन्य इंप्रूवमेंट्स का काम किया गया, जिसके बाद इसकी कीमत करीब 100 करोड़ रुपए पहुंच गई। इस तरह ये अब देश, खास कर दिल्ली NCR के कुछ सबसे महंगे मकानों में से एक हो गया। आजकल अल्ट्रा हाई नेटवर्थ वाले लोग भी बंगले की बजाय गेटेड सोसाइटी में घर खरीदना पसंद कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन आज 81 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं। इस उम्र में भी उनके फैशन सेंस नई पीढ़ी को मात देते दिख रहे हैं। उन्हें ज्वेलरी का भी बहुत शौक है। इसका गवाह उनके पास करीब 35 करोड़ रुपए की ज्वेलरी होना है। वह अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन भी सोने चांदी की शौकीन है और उनके पास भी करोड़ों रुपए की ज्वेलरी है। आइए आपको बताते हैं कि अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन राज्यसभा की सांसद होते हुए भी उनके पास कितनी संपत्ति है। सांसदों को अपनी और अपने जीवन साथी की संपत्ति का ब्यौरा देना होता है। इसी से पता चलता है कि 2018 में अमिताभ के पास 35 करोड़ रुपए की ज्वेलरी थी। अब इसमें कितना सोना और कितना चांदी, चलिए ये भी बताते हैं। अमिताभ बच्चन कभी सोना चांदी च्यवनप्राश ब्रांड का एक
ऐड करते थे, लेकिन उन्हें रियल लाइफ में रियल गोल्ड सिल्वर से काफी ज्यादा प्यार है। अमिताभ बच्चन के पास 2 करोड़ रुपए मूल्य का गोल्ड और 5 करोड़ रुपए मूल्य की चांदी है, जबकि उनके पास 28 करोड़ रुपए की ज्वेलरी है। इस तरह उनका सॉलिड एसेट्स में करीब 35 करोड़ रुपए का निवेश है। अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन के पास भी 2 करोड़ रुपए की वैल्यू का गोल्ड, 89 लाख रुपए की वैल्यू के सिल्वर आर्टिकल, 70 लाख रुपए की चांदी की ईंटें और 22 करोड़ रुपए की ज्वेलरी भी उनके कलेक्शन में है। ये तो हुई अमिताभ बच्चन की ज्वेलरी एसेट्स की बात, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमिताभ बच्चन ने पेरिस के बैंकों में पैसा जमा किया और उनके पास करोड़ों रुपए का बैंक बैलेंस है। अमिताभ बच्चन के पास मुंबई और फ्रांस की अलग अलग बैंकों में भी पैसे, सबसे ज्यादा 40 करोड़ रुपए उन्होंने मुंबई के एफडी बैंक ऑफ इंडिया में जमा कराए। वहीं जया बच्चन भी करोड़ों की मालकिन है, उनके 6 करोड़ रुपए दुबई के HSBC बैंक में भी जमा है। बैंक में अधिकांश लोगों के सेविंग अकाउंट होते हैं। सेविंग अकाउंट कोई भी खुलवा सकता है, लेकिन सैलरी अकाउंट सभी लोग नहीं खुलवा सकते। जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए ही सिर्फ बैंक में सैलरी अकाउंट का ऑप्शन होता है। इस अकाउंट पर हर महीने सैलरी आती है। ऐसे में आज हम जानते हैं कि आखिर सेविंग अकाउंट और सैलरी अकाउंट में क्या अंतर होता है। सेविंग अकाउंट आप किसी भी बैंक में जाकर खुलवा सकते हैं। इसके लिए आपको बैंकों में पहचान पत्र और कुछ दस्तावेज देने होते हैं, लेकिन सैलरी अकाउंट आप खुद से नहीं खुलवा सकते। बैंक किसी कंपनी या कॉर्पोरेशन के रिक्वेस्ट पर सैलरी अकाउंट खोलता है। खास बात यह है कि बैंक सैलरी अकाउंट में सैलरी ट्रांसफर करने से पहले कंपनी से पैसा लेता है, इसके बाद वो उसे कर्मचारियों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ऐसे एक सैलरी अकाउंट आमतौर पर एम्प्लॉयर की तरफ से कर्मचारी को सैलरी देने के लिए बैंक में खोला जाता है। ये पैसा रखने या जमा करने के उद्देश्य से नहीं खोला जाता है। HDFC बैंक की माने तो सेविंग और सैलरी अकाउंट दोनों को इंस्टा अकाउंट के रूप में भी ओपन किया जा सकता है। अगर आप इंस्टा सेविंग अकाउंट खोलते हैं तो आप 1 साल तक खाते में बिना बैलेंस रखे सेविंग अकाउंट की तरह इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस और बैंक दोनों में RD स्कीम की सुविधा उपलब्ध होती है। इस स्कीम के तहत आप बैंक में 1, 2, 3 या 5 साल तक डिपॉजिट कर सकते हैं, यानी कि आप किसी एक खास डेडलाइन के साथ बंधे हुए नहीं हैं। वहीं अगर आप पोस्ट ऑफिस में RD स्कीम शुरू करते हैं तो आपको 5 सालों तक रकम डिपॉजिट करनी पड़ेगी। ऐसे में अगर आप बैंक या पोस्ट ऑफिस में RD स्कीम के तहत निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा मौका है, क्योंकि दोनों अच्छी ब्याज दरें दे रहे हैं। तो आपको बता दें कि पोस्ट ऑफिस और SBI बैंक की ब्याज दरों के बारे में काफी कुछ बेहतर हुआ है। अभी पोस्ट ऑफिस RD स्कीम के तहत अपने कस्टमर्स को 6.70% की दर से ब्याज दे रहा है। इस स्कीम के तहत आप मिनिमम 100 रुपए हर महीने निवेश कर सकते हैं। खास बात यह है कि पोस्ट ऑफिस की RD स्कीम पर आपको कंपाउंडिंग ब्याज मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि ब्याज की काउंटिंग हर 3 महीने पर की जाती है। ऐसे में 5 सालों के बाद आपको ब्याज के तौर पर अच्छी खासी रकम मिल जाती है। साथ ही पोस्ट ऑफिस RD स्कीम के तहत आप 5 साल तक निवेश कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो सिंगल या ज्वाइंट खाता भी खुलवा सकते हैं। बात अगर SBI की करें तो ये RD स्कीम के तहत सामान्य नागरिकों को 6.80% की दर से ब्याज ऑफर कर रहा है, जबकि सीनियर सिटीजन को 7.30% ब्याज दे रहा है। खास बात यह कि अगर आप 1 या 2 साल के लिए RD स्कीम के तहत निवेश करते हैं तब आपको इस दर से ब्याज का लाभ मिलेगा। वहीं 2 से 3 साल के RD स्कीम पर जनरल कस्टमर्स को 7% और सीनियर सिटीजन को 7.50% की दर से ब्याज मिलेगा। हमास के साथ जारी लड़ाई की वजह से इजराइल इस समय चर्चा में बना हुआ है। 90 लाख की आबादी वाला ये देश मिलिट्री तकनीक के साथ साथ अनोखी खेती के लिए पूरे विश्व में बहुत तेजी के साथ फेमस हो रहा है। इस देश की एग्रीकल्चर तकनीक को कई देश अपना रहे हैं। हालांकि उसने उन देश का खाद्य प्रोडक्शन बढ़ा दिया है, यहाँ तक कि भारत भी इजराइल तकनीक को अपना रहा है। भारत के किसान खेती की आधुनिक तकनीक को सीखने के लिए हर साल इजराइल जाते हैं। इजराइल में भारत जैसी उपजाऊ मिट्टी नहीं है, साथ ही यहाँ के मौसम भी कृषि के अनुकूल नहीं है। कहा जाता है कि इजराइल में बहुत ही कम बारिश होती है। ये भी कहा जाता है कि इलाकों में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है। इसके बावजूद भी इजराइल के किसान आधुनिक तकनीकों को विकसित कर खेती में बम्पर कमाई कर रहे हैं। इजराइल में 60% क्षेत्रफल रेगिस्तानी है। यहाँ पर खेती योग्य बहुत ही कम जमीन है। ऐसे में यहाँ के किसानों ने इन समस्याओं से निजात पाने के लिए वर्टिकल फार्मिंग तकनीक को विकसित किया। ये एक तरह की बहुत ही आधुनिक कृषि पद्धति है। दरअसल इजराइल में आधी से अधिक आबादी शहरों में रहती है। ऐसे में शहर में रहने वाले लोगों ने
खेती करने के लिए वर्टिकल फार्मिंग को विकसित किया है। इस तकनीक में घर की दीवार पर एक छोटा सा फॉर्म बनाया जाता है जिसमें खेती की जाती है। अभी इजराइल में कई लोग इसके जरिए अपने घर की दीवार पर सब्जियों की खेती कर रहे हैं। हालांकि एक्सपर्ट की माने तो इस तकनीक के माध्यम से दीवारों पर चावल और गेहूं की भी खेती की जा सकती है। देश की स्पेस इकोनॉमी को लेकर लगातार अनुमान लगाए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में देश के स्पेस मिशन की देश की काफी ज्यादा इकोनॉमी को रॉकेट जैसी रफ्तार दे सकते हैं। अब नया अनुमान भी लगाया गया है। चंद्रयान 3, मंगलयान और गगनयान जैसे मिशन देश की स्पेस इकोनॉमी की सूरत बदल सकते हैं, जिसमें अगले एक दशक में 5 गुना का इजाफा हो सकता है। बात यही नहीं रुकती है। अनुमान है कि ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में एक दशक में भारत की हिस्सेदारी 4 गुना तक बढ़ सकती है। हालांकि भारत की स्पेस इकोनॉमी को लेकर किस तरह के कयास लगाए जाते हैं, ये किसी से छुपे नहीं। भारत की स्पेस इकोनॉमी की ग्लोबल हिस्सेदारी के लगभग फीसदी, साथ ही 2033 तक 44 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की क्षमता रखती है। इस बात का अनुमान एक टॉप सरकारी अधिकारी ने लगाया है। मौजूदा समय में देश की स्पेस इकोनॉमी की ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में हिस्सेदारी 2% है। दूसरी तरफ अंतरिक्ष विभाग के तहत आने वाली सिंगल विंडो स्वायत्त एजेंसी इन स्पेस ने आज इंडियन स्पेस इकोनॉमी के लिए अपना एक दशक का आउटलुक सामने रखा है। इसलिए हमारी रणनीति विकास को गति देने के लिए सभी हितधारकों के बीच सहयोग के युग को बढ़ावा देती है। उन्होंने कहा कि इसरो प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी के लिए अपने दरवाजे पहले ही से अधिक खोल रखा है, ताकि एक साथ मिलकर हम पूरी तरीके से आत्मनिर्भर भारत के लिए स्पेस इकोनॉमी को सफलतापूर्वक बढ़ावा दे सकें। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अडानी ग्रुप के प्रमुख गौतम अडानी को पछाड़कर सबसे अमीर भारतीय बन गए। 360 वन हेल्थ हुरन इंडिया की भारतीय अमीरों की 2023 की सूची के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज के 66 वर्षीय प्रमुख की संपत्तियां मामूली 2% बढ़कर 8.08 लाख करोड़ रुपए हो गई, जबकि अडानी की संपत्ति 57% घटकर 4.74 लाख करोड़ रुपए रह गए। और उनके प्रबंध निदेशक एवं मुख्य शोधकर्ता हंस रहमान जुनैद ने अडानी की संपत्ति में गिरावट के लिए जनवरी में प्रकाशित हिडनबर्ग रिपोर्ट को जिम्मेदार ठहराया। अमेरिकी वित्तीय शोध एवं निवेश कंपनी हिडनबर्ग ने जनवरी में अडानी ग्रुप पर अकाउंटिंग फ्रॉड तथा शेयरों की कीमत में हेरफेर के साथ विदेशी यूनिट्स के अनुचित इस्तेमाल का आरोप लगाया था। इन आरोपों के बाद ग्रुप की कंपनियों के शेयर में बड़ी गिरावट आई थी। हालांकि अडानी ग्रुप ने इन आरोपों को खारिज किया। इस सूची में 138 शेयरों के कुल 1319 लोग शामिल हैं। जहां एक और दुनिया भर के बड़े देशों की इकोनॉमिक ग्रोथ के अनुमान को कम किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर भारत की ग्रोथ के अनुमान में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। वर्ल्ड बैंक के बाद अब IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ का एस्टिमेट बढ़ाया। वहीं दूसरी ओर चीन की इकोनॉमिक ग्रोथ के अनुमान को घटाया गया। आंकड़ों पर बात करें तो IMF ने 2023-24 में भारत की GDP ग्रोथ के अनुमान को मामूली 0.2% बढ़ाकर 6.3% कर दिया। वहीं दूसरी ओर IMF ने ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ को कम कर 3% कर दिया है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी चीन की ग्रोथ के अनुमान को कम कर IMF ने बड़ा झटका दिया है। IMF की इस लेटेस्ट रिपोर्ट को प्रधानमंत्री मोदी ने X पर लिखा है कि हमारे लोगों के कौशल और ताकत की बदौलत भारत आज एक ग्लोबल ब्राइट स्पॉट है, इनोवेशन और ग्रोथ का पावर हाउस है। हम एक समृद्ध भारत की अपनी इस यात्रा को जारी रखेंगे और हमारे रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाते रहेंगे। IMF ने मंगलवार को वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में चीन के ग्रोथ के अनुमान को 2023 के लिए 0.2% और 2024 के लिए 0.3% घटाकर रख दिया है। इजरायल और हमास के बीच युद्ध की स्थिति लगातार बनी हुई है। भारत में शेयर बाजार निवेशकों के लिए मंगलमय साबित हुआ। अमेरिकी ब्याज दरों से संबंधित चिंताएं कम होने से ग्लोबल बाजारों में तेजी का माहौल देखने को मिला, जबकि निवेशकों ने मध्य पूर्व में सैन्य संघर्ष पर भी नजर बनाए रखी है, जिसका असर भारत के शेयर बाजार में भी देखने को मिला। बैंकिंग, वित्तीय और IT शेयरों में बढ़त देखने को मिली, जिसकी वजह से शेयर बाजार निवेशकों को 3.57 लाख करोड़ रुपए का फायदा हुआ।
हालांकि पूरी तरीके से अगर नजर डालें तो काफी कुछ बदला है। मल्टीपर्पज हाइब्रिड पावर स्पीच के निर्माण के लिए एक यूरोपीय कस्टमर के साथ डील करने के बाद मजगांव डाक शिप बिल्डर्स 5% अधिक पर बंद हुआ। सुजलान एनर्जी के शेयर लगातार दूसरे दिन 5% लोअर सर्किट में बंद हुए हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक के नेतृत्व में पीएसयू बैंक के शेयरों में 2.1% की बढ़ोतरी हुई है। इजरायल और फिलिस्तीन का युद्ध फिर से चर्चा में, दोनों ओर से घमासान जारी है। इजरायल की बात करें तो हर साल अपनी कुल जीडीपी का 4% से ज्यादा हिस्सा अपने देश की सुरक्षा को मजबूत करने में ये देश करता है। इस बात को इस तरह से भी कह सकते हैं कि इजरायल को फिलिस्तीन से दुश्मनी काफी महंगी पड़ती है, जिसका अंदाजा आप बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। ताज्जुब की बात तो यह है कि अपनी जीडीपी के मुकाबले डिफेंस बजट पर तो भारत, चीन, रूस और अमेरिका भी खर्च नहीं करते। ऐसे में इजरायल इस मामले में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है। हालांकि ग्लोबली डिफेंस पर जितना खर्च होता है उसमें इजरायल की हिस्सेदारी करीब 1% रह जाती है। ऐसे में आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर इजरायल को फिलिस्तीन के साथ दुश्मनी कितनी महंगी पड़ सकती है। लेकिन इजरायल के डिफेंस बजट को देखकर आप जरूर चौंक सकते हैं। जी हाँ, डिफेंस बजट के मामले में भले इजरायल काफी देशों से पीछे हो, लेकिन जीडीपी के आधार पर डिफेंस पर बजट पर खर्च इजरायल को दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश बनाता है। और पूरी तरीके से सऊदी अरब का सालाना डिफेंस बजट $75 अरब, जो जीडीपी के मुकाबले 7.4% ही मात्र है। इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $84 प्रति बैरल पर आ गई थी। सभी ने अनुमान लगा लिया था कि कच्चा तेल इसी महीने में $75 से $80 से बीच में आ जाएगा, जिसके बाद भारत के गणितज्ञों ने यह तक कहना शुरू कर दिया था कि नवंबर से पहले हफ्ते से पेट्रोल और डीजल सस्ता होना शुरू हो जाएगा। ये गिरावट ₹7 से भी ज्यादा की रह सकती है। इसका कारण भी था कि बीते 45 दिनों में सरकार ने गैस सिलेंडर की कीमत में 2 बार कटौती की। ऐसे में पेट्रोल और डीजल सस्ते होने की संभावनाएं परवान चढ़ने लगी थी। लेकिन इजरायल और हमास के बीच संघर्ष ने इस प्लानिंग को या यूं कहें कि इन संभावनाओं पर पूरी तरीके से पानी फेर दिया। जानकारों ने एक बात तो पूरी तरीके से साफ कर दी कि आने वाले दिनों में फ्यूल के दाम कम नहीं होने वाले हैं। अगर ईरान ने प्रतिक्रिया दी और मिडिल ईस्ट के हालातों को बिगाड़ने की कोशिश इजरायल की ओर से हुई तो माहौल और भी ज्यादा खराब हो सकते। यही वो सेंटीमेंट है जो कच्चे तेल की कीमतों को ऊपर की ओर रखते हुए है। फिलहाल बिजनेस वॉच में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी और अहम खबरों को देखने के लिए बने रहें इंडिया वॉच के साथ।